टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर वर्ष 2023 का आखिरी दिन है। तो आज का करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस जगह शुरू की गई है? तो भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा जो है आपकी शुरू की गई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू की जा रही है और ये जो पनडुब्बी है इसका वजन हो जाएगा वो करीबन 35 टन होगा और इसमें एक साथ 30 यात्री बैठ सकेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन सुविधा भारत की कहाँ पर शुरू की गई है? गुजरात में शुरू की गई है, द्वारका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे पनडुब्बी से जुड़े हुए कुछ तथ्य हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी हो जाएगी INS अरिहंत हो जाएगी। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? INS अरिहंत। और भारत की पहली पनडुब्बी जो नौसेना में शामिल हुई थी वो कौन सी थी? उसका नाम हो जाएगा INS कलवरी। नाम याद रखिएगा। और इसको कब सम्मिलित किया गया था नौसेना में? तो इसको 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और हमने एक बार चर्चा की थी प्रोजेक्ट 75 की। प्रोजेक्ट 75 यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट 75 क्या था? इसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 सबमरीन्स बनाई गई थी जिनका की नाम था INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद आ रही है वो ये कि देश का पहला एंटी सबमरीन शिप कौन सा है? तो देश का पहला एंटी सबमरीन शिप हो जाएगा INS अरनाला। इसका नाम याद रखेंगे। एंटी सबमरीन शिप है ये INS अरनाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन से जुड़ने से मना कर दिया है? तो ब्रिक्स संगठन से में जुड़ने वाले थे 1 जनवरी 2024 को 6 देश शामिल होने वाले थे। ठीक है, उनमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन हो जाएंगे? अभी इनका हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है जेवियर माइली। नाम याद रखिएगा, जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो इन्होंने मना कर दिया ब्रिक्स में शामिल होने से। ठीक है, जो 6 देश 1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले थे वो कौन कौन थे? देखिए, पहला तो था अर्जेंटीना, दूसरा था आपका UAE, ठीक है, तीसरा था आपका मिस्र, उसके बाद था सऊदी अरब, उसके बाद था ईरान, ठीक है, और इथोपिया। ये 6 देश शामिल होने वाले थे जिसमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। तो अब 5 देश शामिल होंगे। ठीक है, अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका की नाम जेवियर माइली है, इन्होंने कहा कि ये जो फैसला था ब्रिक्स में शामिल होने वाला ये पुरानी सरकार का था, लेकिन अब चूंकि जेवियर माइली बन गए हैं नए प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा है कि हम ब्रिक्स में सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, बात हो रही है अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। ब्यूनस आयर्स। मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी आपकी अर्जेंटीनी पीसो हो जाएगा। और प्रेसिडेंट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जेवियर माइली हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। देखिए, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब इनिशियली ये हुआ करता था ब्रिक। ठीक है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना इसके संस्थापक देश होते थे, लेकिन इसमें 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तब ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, और इसकी पहली समिट कब हुई थी? 2009 में ब्रिक की पहली समिट हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी। ठीक है, उसके बाद से ये क्रम ऐसे चलते चला आ रहा था कि रसिया में हुई, फिर उसके बाद इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। तो देखिए, वर्ष 2023 की ब्रिक्स की समिट कहाँ पर हुई थी? 2023 का जो 15वीं बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो साउथ अफ्रीका में जब हुई थी तो उस हिसाब से 2024 में जो ब्रिक्स की समिट होनी थी, 16वीं समिट थी ये, तो ये कहाँ पर होनी चाहिए थी? ब्राज़ील में होनी चाहिए थी, लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया। तब 2024 में जो ब्रिक्स की समिट होगी वो कहाँ पर होगी? रूस में होगी, आपका रशिया में होगी। और ब्राज़ील ने मना क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर G20 की 2024 में समिट होने वाली है, तो ब्राज़ील ने ये कहा है कि हम 2 समिट एक साथ नहीं अरेंज कर पाएंगे, इसलिए ये जो ब्रिक्स की समिट है वो आगे पास कर दी गई, जिसका आयोजन अब रूस में होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 2024 की ब्रिक्स की समिट कहाँ पर होगी? रूस में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो भारत ने हाल ही में जो है कच्चा तेल खरीदने के लिए
पहली बार ऐसा हुआ है कि रुपए में भुगतान किया है। किसको किया है? यूएई को किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंडियन करेंसी में भुगतान किया है भारत ने, ठीक है। भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है, ठीक है। और हमारी ज़रूरत का जितना भी तेल हमको चाहिए होता है उसका 85% हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऐसा भारत ने क्यों किया होगा, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि इंडियन करेंसी में जो है क्रूड ऑयल का जो पेमेंट हुआ है किया है भारत ने। देखिए ऐसा हुआ है कि इंडियन करेंसी को जो है बढ़ावा देने के लिए इंडियन करेंसी की वैश्विक रूप से उपयोगिता बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, इंडियन करेंसी का प्रचलन बढ़ेगा और वैश्विक रूप से इंडियन करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और इससे एक और मदद मिलेगी कि डॉलर की मांग को कम करने में भी मदद मिलेगी, ठीक। अभी हमारे ऑप्शन में आया है यूएई और अबू धाबी, इसकी हो जाएगी राजधानी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी दिरहम, ठीक है। देखिए जो भी ऑप्शंस आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा उससे जुड़ा हुआ मैं आपको हर पार्ट समझाने की, यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग याद रख सकें, ठीक है। और अच्छा, अब अरब क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर बना था? तो अरब क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था यूएई में, ठीक है। यूएई की बात कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर अभी यहाँ पर रिवाइज करना हमारा काम हो जाता है, तो हम उनका रिवीजन करेंगे। इसका नाम क्या है? जो अरब क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है उसका नाम है बराकाह पावर प्लांट, ठीक है। बराकाह पावर प्लांट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सोलर पावर प्लांट कहाँ पर बनाया गया? ये बनाया गया यूएई में। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा अल दफ्रा, ठीक है। ये अभी चर्चा में रहा था तो आप लोग नाम ध्यान रखोगे, अल दफ्रा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सोलर पावर प्लांट है, ठीक है। एक सबमिट हुई थी मशीन कैन C2023 समिट, ये कहाँ पर हुई थी? ये भी आपकी यूएई में ही हुई थी, ध्यान रखिएगा। COP27 कहाँ पर हुआ था? COP27 हुआ था यूएई में। और COP28 कहाँ पर होगा? ये होगा अजरबैजान की राजधानी बाकू में। COP28 अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन आप में से कुछ ही बच्चों ने वहाँ पर जो है इसका आंसर मुझे कमेंट में दिया, तो इसका मतलब आप लोग सही से चीज़ें याद नहीं रख रहे हो। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रिवीजन किया करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराती हूँ ताकि आप लोग चीज़ें जो है याद रख सको। चलिए अभी देखते हैं कला और साहित्य में यूएई का जिसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ग्रेट अरब माइंड्स। ग्रेट अरब माइंड्स किसको दिया गया था? ये दिया गया था वासिनी लॉरेज को। वासिनी लॉरेज कौन है? वासिनी लॉरेज जो है अल्जीरियाई प्रोफेसर हैं। इन्हें कला और साहित्य में यूएई का ग्रेट अरब माइंड दिया गया था, इसे ही अरब का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। और अंडर 19 एशिया कप कहाँ पे हुआ था? तो अंडर 19 एशिया कप कहाँ पे हुआ था? यूएई में ही हुआ था। इसमें जीता कौन था? बांग्लादेश जीता था। और हारा कौन था? यूएई हारा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हारा कौन था? यूएई हारा था। अर्थात क्या हो गया कि यूएई जो है उपविजेता हो गया। अगर कभी क्वेश्चन बने कि अंडर 19 एशिया कप में उपविजेता कौन रहा, तो यूएई रहा। और भारत और यूएई के बीच एक अभी एक्सरसाइज हुई थी, उसका क्या नाम था? जायद तलवार। नाम ध्यान रखेंगे, जायद तलवार। और I2U2 की उप मंत्री स्तर की बैठक हुई थी, ये कहाँ पर हुई? ये भी आपकी यूएई में ही हुई थी। तो ये सारी चीज़ें थी यूएई में, जो यूएई के जो करंट अफेयर्स है हमने रिवीजन किए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन शुरू किया है? तो देखिए गॉड ऑफ केओस जो क्षुद्र ग्रह है इसका अध्ययन करने के लिए नासा ने मिशन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो गॉड ऑफ केओस है इसका एक अलग अन्य नाम भी है अराजकता के देवता। वैसे तो इसका नाम बना, ठीक है, अराजकता के देवता, लेकिन अगर कभी आप लोगों को मिल जाए अपोफिस एस्ट्रॉयड भी गॉड ऑफ केओस को ही कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो मिशन है शुरू किया गया है किसके द्वारा? नासा के द्वारा, गॉड ऑफ केओस का अध्ययन करने के लिए। इसमें नासा क्या करेगा? नासा एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है नासा ने, ठीक है, जिसका की नाम है ओसेरियस एपेक्स। क्या नाम है? ओसेरियस एपेक्स, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, ओसेरियस एपेक्स, और इसे ओसेरियस RX भी कहा जा रहा है। तो इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है किसने?
नासा ने किसके लिए, गॉड ऑफ केओस का अध्ययन करने के लिए। तो ये जो क्षुद्र ग्रह है ये इस समय चर्चा में इसलिए आया और इस पे नासा ने मिशन इसलिए शुरू किया है कि वर्ष 2029 में ये पृथ्वी के बहुत पास से गुजरने वाला है। कितने पास से गुजरने वाला है, लगभग 20,000 मील की दूरी से गुजरेगा ये, ठीक है। तो जब ये पृथ्वी के पास आ रहा होगा तब इसकी पास आने का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षुद्र ग्रह की चाल क्या होगी, इस सब का अध्ययन कौन करेगा, ये अंतरिक्ष यान करेगा, ठीक है। ये मिशन करेगा जिसको कि नासा ने लॉन्च किया है। और ये जो क्षुद्र ग्रह है ये हर 7,500 साल के बाद पृथ्वी के इतने पास आता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और जो ओसेरियस एपेक्स है, ये जो अंतरिक्ष यान है, अभी ये एक और मिशन पे गया था। किस मिशन पे गया था, ये गया था वेन्यू नामक एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। वेन्यू नामक क्षुद्र ग्रह से लाया था ये क्या, चट्टान और मिट्टी के सैंपल्स लाया था अध्ययन करने के लिए, ठीक है। और नासा ने अभी इसे नए मिशन पे भेज दिया है जिसका कि नाम है गॉड्स ऑफ केओस, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स की बात हो रही है, क्षुद्र ग्रह की बात हो रही है, तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, वो ये कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 30 जून को, ध्यान रखेंगे। और जो एस्ट्रॉइड की पट्टी है वो कहाँ पर पड़ती है, तो मार्स अर्थात मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है पड़ती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा, किस राज्य में होगा, हमें बताना है। तो जनवरी 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17 जनवरी 2024 को दिफू में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में इस महोत्सव में हिस्सा लेंगी, ठीक है। तो कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, असम के दिफू में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, वो ये कि एक तो राष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगी, ठीक है, और दूसरा है असम। तो आज हम असम के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक चीज़ें जो भी हैं उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम करेंगे राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा, जो कि भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। हर एग्जाम में राष्ट्रपति से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार इसका क्विक रिवीजन करेंगे। अब चूंकि रिवीजन हो रहा है तो आप लोगों को मेरे साथ बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या कहता है, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन कौन करता है, ये करता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 क्या कहता है, अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को, ठीक है। अच्छा, 56 क्या कहेगा, 56 कहता है राष्ट्रपति के पदावधि कितनी होगी, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष के लिए होगी, या जब तक कि उत्तराधिकारी राष्ट्रपति की जो सीट है उसका पुनर्ग्रहण उसको ग्रहण ना कर ले, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, ठीक। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की शर्तों के बारे में। अनुच्छेद 58 हमें क्या बताता है, अनुच्छेद 58 बताता है राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या होंगी, ठीक है, शर्तों के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 60 क्या कहता है, अनुच्छेद 60 जो है शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। और राष्ट्रपति की जो शपथ होती है उसका प्रारूप कहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अनुच्छेद 61 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 61 बात करता है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है कि सदन के जो संसद है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कौन कर सकता है, इसकी शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, वो कर सकता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सारे ही विधेयकों पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत नहीं कर सकता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर बाकी के विधेयकों पर
राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, ठीक है। और एक बहुत और इम्पॉर्टेंट शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, वो होती है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, इस पे इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब सदन कार्रवाई में नहीं होता है और कोई बिल लाना होता है, कोई कानून बनाना होता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर करके कानून बना सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। लेकिन अगर मैं पूछूं राज्यपाल ये काम कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? विधानसभा में अगर कोई कानून बनाना हो तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके से हो गया ये हमारा राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब हम बात करेंगे असम के बारे में, ठीक है। तो असम की राजधानी क्या हो जाएगी? आपकी असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, याद रखेंगे। तो यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे हेमंत विश्व शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। और ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। ये अभी नए नियुक्त हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं कि राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा, पक्षी सफ़ेद पंखों वाली बतख हो जाएगी। और वृक्ष जो है होलोंग एक वृक्ष होता है, ये असम का एक राजकीय वृक्ष है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं राजकीय फूल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका फॉक्सटेल ऑर्किड, ठीक है, फॉक्सटेल ऑर्किड। असम की सीमा दो देशों के साथ लगती है, एक है भूटान और दूसरा है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा असम की 2 बार लगती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। असम की सीमा 7 भारत के राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? देखिए, एक तो पश्चिम बंगाल है, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य बचते हैं उनके साथ लगती है, ठीक है। चलिए, और लोक नृत्य की बात अगर करें तो लोक नृत्य असम के कौन से हो जाएंगे? बिहू हो जाएगा, बगरुम्बा, नाम ध्यान रखिएगा, बगरुम्बा, भोरताल और पुटोला नाच, ठीक है। क्या हो जाएगा? पुटोला नाच। ये तो हो गए असम के लोक नृत्य। अगर मैं पूछूं कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, क्लासिकल डांस कौन सा है, तो आप लोग कहोगे सत्तरिया, ठीक है, सत्तरिया, ध्यान रखिएगा इसको। और असम में त्यौहार कौन कौन से होते हैं? बिहू, बानचुंबा, बाखो महोत्सव, ये सब कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं असम में। असम में नेशनल पार्क कितने हैं? तो असम में कांजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू सिखोवा, ओरंग, रायमोना जो है 6ठा नेशनल पार्क बना था। और 7वां कौन बना था? 7वां बना था देहिंग पटकई, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, देहिंग पटकई 7वां नेशनल पार्क बना था। तो असम में कुल 7 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर कि भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर बना था या कहाँ खोजा गया था? तो ये डिगबोई में खोजा गया था, जो कि असम में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, जो कि असम में पड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 9.15 किलोमीटर। ये लोहित नदी पर बना है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। और भूपेन हजारिका का ही नाम पहले हुआ करता था ढोला सादिया, ठीक है, जब ये बना था तब ढोला सादिया था, उसके बाद भूपेन हजारिका इसका नाम बदल कर दिया गया। अच्छा, कामाख्या मंदिर आपको मिल जाएगा कहाँ पर? ये आपको मिल जाएगा असम में ही, जहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। और असम का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम हो जाएगा कामरूप, ठीक है, कामरूप। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में है 126 सीटें, लोकसभा में हो जाएंगी 14 सीटें, और राज्यसभा में कितनी हो जाएंगी? राज्यसभा में हो जाएंगी 7 सीटें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स पे। तो सबसे पहले बात करेंगे जीआई टैग की। तो एक चावल है जिसे जादुई चावल कहते हैं, ठीक है, जादुई चावल भी कहते हैं, वैसे इसका नाम है चोकुवा चावल। चोकुवा चावल कहाँ पर है? असम में। इसको जीआई टैग मिला है। जुडिमा राइस वाइन को भी जीआई टैग मिला है। बोका चावल जो कि असम का है, इसको जीआई टैग मिला है। और तेजपुर लीची, ठीक है, तेजपुर लीची को भी जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में ये जीआई टैग दिए गए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे सारे नाम याद करना तो कठिन है, लेकिन जो लेटेस्ट नाम हो हमें वो ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम पिछले करंट अफेयर में पढ़ भी चुके हैं, श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है। ये कहाँ पर पड़ता है? श्रद्धांजलि फ्लाईओवर पड़ता है आपका असम में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो जो उद्घाटन किया गया था हमारे जो सीएम साहब हैं, इनके द्वारा, हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा, ठीक है, श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का। और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना कहाँ पर चली? तो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना चली ये
असम में चली सरपंच संवाद मोबाइल ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया आपका असम में। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला जिला कौन बना था, पहला स्टेशन कौन बना था? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना था। नॉर्थ ईस्ट का पहला रेलवे स्टेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा था, ये नाम ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये गुवाहाटी में स्थापित किया गया, ठीक है। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयन गिद्ध जो है उसका सफल प्रजनन कहाँ पर करवाया गया? ये असम में करवाया गया, याद रखेंगे इसको भी। गज उत्सव कहाँ पर मनाया गया? गज उत्सव जो है काजीरंगा में मनाया गया था। इसमें हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक एनजीओ कल हमने पढ़ा था, कल क्या परसों के करंट अफेयर में पढ़ा था, जिसमें कि नाम आया था तपोवन। तपोवन एनजीओ कहाँ का है? तपोवन जो है असम का एनजीओ है, जिसने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 मिला है, तो तपोवन एनजीओ का नाम याद रखिएगा। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप ये कहाँ पर लाया गया था? ये लॉन्च हुआ था असम में। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इसके साथ साथ एक्सपो भी हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया था परम कामरूप सुपर कंप्यूटर। और दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जिसका कि नाम है गंगा विलास, ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? ये वाराणसी से कहाँ तक चलाया गया था? डिब्रूगढ़ तक चलाया गया था, ठीक है। तो इसका भी नाम ध्यान रखेंगे, गंगा विलास। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये असम में लगाया जा रहा है, ठीक है, असम में लगाया जा रहा है, नाम ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप जिसका कि नाम है फिश वाले, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? फिश वाले लॉन्च किया गया है आपका असम में। और असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया था, वो लगाया गया गुवाहाटी में, ठीक है, नाम याद रखेंगे गुवाहाटी में। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बनते थे असम के वो हमने एक साथ यहाँ पर रिवाइज किए हैं। असम की हमने स्टैटिक चीज़ें भी देखी हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति के जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बनते थे हमने वो भी देखे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग राष्ट्रपति की क्लास देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें राष्ट्रपति को एक डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया गया है, सारी शक्तियां, अनुच्छेद और राष्ट्रपति का क्या रोल होता है संविधान में, उनकी जो भी वीटो पावर्स हैं, उनकी शक्तियां, इन सारी चीज़ें को डिस्कस किया गया है। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पॉलिटी की क्लास भी आप लोग देख सकते हैं, इससे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में, पीर ग्रुप में इसको शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में इंडियन ऑयल के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नए निदेशक जो नियुक्त हुई हैं उनका नाम है रश्मि गोयल, ठीक। रश्मि गोयल को जो है इंडियन ऑयल की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करूं यहाँ पे इंडियन ऑयल की, तो ये एक महारत्न कंपनी है, स्थापना हुई थी आपकी 1959 में, हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक। अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। वीटा दानी, वीटा दानी कौन है? वीटा दानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है, याद रखेंगे वीटा दानी, इंपॉर्टेंट नाम है। प्रमोद अग्रवाल कौन है? प्रमोद अग्रवाल बीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ये हम पिछले करंट अफेयर में अभी हमने पढ़ा है। हीरालाल सामरिया कौन है? हाँ, हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे। ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में भी पूछा गया था, शायद EMRS के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था हीरालाल सामरिया के बारे में, तो याद रखिएगा। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले ये करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि दीपिका पादुकोण को बिस्लरी, जो कि मिनरल वाटर का ब्रांड है, उसको बिस्लरी ने दीपिका पादुकोण का अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखिएगा। बिस्लरी के लिए भी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण, किसकी? बिस्लरी की, ठीक है। और हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी कौन कौन सी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये देख लेते हैं। ये SBI के हैं, ठीक है। लेज के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी है और जियो मार्ट
के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी है इस समय, तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा पोम्पी बीमारी का संबंध किससे है? तो देखिए पोम्पी बीमारी जो है ये एक आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक डिजीज़ है, कैसी? ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। देखिए ये एक दुर्लभ बीमारी है। अभी ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसकी जो पहली रोगी थी जिनका कि नाम था निधि शिरोल, ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में आया पोम्पी बीमारी। ठीक है, ये आनुवांशिक रोग है और ये जो निधि शिरोल है ये 24 वर्ष की अवस्था थी इनकी, इनका भी निधन हो चुका है। ठीक है, इस रोग में होता क्या है? इस रोग में जो रोगी होता है वो हाफ कोमा में रहता है। ठीक है, पूरी तरीके से कोमा में नहीं रहता है, हाफ कोमा में रहता है। और ऐसा होता क्यों है? इस रोग में होता क्या है? देखिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो एंजाइम होता है वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो बीमारी है अति दुर्लभ प्रकार की होती है। अब ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए जब हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो जो भोजन है ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे यकृत में, ठीक है, यकृत में इकट्ठा हो जाता है। और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब क्या होता है कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक, तो जो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एसिड अल्फा ग्लूकोसाइड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइड। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है तो वो हमारी बॉडी जो है उसको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जो पोम्पी बीमारी होती है इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये एंजाइम है एसिड अल्फा ग्लाइकोसाइड ये काम नहीं करता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे पोम्पी बीमारी आनुवांशिक रोग है। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस के देखिए आपके लिए 3 क्वेश्चन बन गए। वो कैसे कि एक तो क्वेश्चन ये बन गया बॉडी में भोजन किस फॉर्म में एकत्र होता है? तो बॉडी में जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एकत्र होता है। कहाँ पर एकत्र होता है? ये आपका यकृत में एकत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन बने कि पौधों में फूड किस फॉर्म में एकत्र होता है, तो पौधों में जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में एकत्र होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में पौधों में फूड एकत्र होता है। और बॉडी को एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज किसके द्वारा कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज कैसे प्राप्त होता है? ग्लाइकोजन से। तो ये हो जाएगा एसिड अल्फा ग्लूकोसाइड के द्वारा एकत्र होता है। ठीक है, और पोम्पी बीमारी का संबंध किससे होता है? ये आनुवांशिक रोग है। इसमें होता क्या है? व्यक्ति हाफ कोमा में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट और हमने 31 दिसंबर के करंट अफेयर इस तरीके से कल कंप्लीट किए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। देखिए क्लास अगर पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर किया करिए, अपने कमेंट सेक्शन में राय मुझसे शेयर करिए और आप लोगों का कुछ फीडबैक है तो वो भी मुझे दीजिए, जिससे कि आप लोगों के लिए आगे क्लास बनाने में भी मुझे मदद मिलेगी। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में, पीर ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।